अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चंस में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3C है हमारा। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों का सम्मिलित परिणाम होती है, स्पष्ट कीजिए। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली कम लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको पूरा समेटना है कि उत्पत्ति किन किन कारकों से होती है। तो आप लोग जानते ही है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किन किन कारकों। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक लाइन आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, महासागरीय धाराओं की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका जो है महासागरीय धाराओं की एक परिभाषा देंगे कि महासागरीय धाराएं क्या होती है, उसकी एक लाइन परिभाषा, पहला डायमेंशन ये कवर करेंगे कि महासागरीय जल जो है स्थिर न होकर के उसमें गतिशीलता पाई जाती है। नदी के समान एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल का जो प्रवाह होते रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। या फिर स्टार्ट वहाँ से कर सकते हैं कि मुख्य रूप से देखा जाए तो महासागरीय जल में जो है 3 प्रकार की गति होती है। महासागरीय जल में गति जो है 3 प्रकार की देखी जाती है। एक तरंगों के रूप में, वेव्स, समुद्री तरंगे। दूसरा एक ज्वार भाटा के रूप में, टाइड्स। और तीसरा है जो आपके जो है धाराओं के रूप में, करेंट्स। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि मुख्य रूप से देखा जाए तो महासागरीय जल में जो गति है वह 3 प्रकार की होती है, तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और आपका धाराओं के रूप में। तीनों में क्या डिफरेंस है, तरंगे मुख्य रूप से हवाओं के प्रभाव से जो महासागरीय जल में निरंतर जो प्रवाह होते रहता है हवाओं के प्रभाव से, उसको हम लोग तरंगे कहते हैं। जबकि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण से दिन में 2 बार महासागरीय जल ऊपर उठकर 2 बार आपका क्या होता है नीचे की ओर वापस लौटता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन धाराएं जो है एक निरंतर नदी के समान एक निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद सीधा सीधा आ जाएंगे कि जो महासागरीय धाराएं हैं उसकी जो उत्पत्ति है किसी एक कारण से न हो करके कई कारकों का परिणाम होती है। उनकी जो उत्पत्ति है किसी भी क्षेत्र में धाराओं का जो प्रवाह है किसी एक कारण से न हो करके कई कारणों से उसका प्रवाह देखा जाता है। किसी क्षेत्र में कोई एक फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, अदर फैक्टर्स उसकी तुलना में कम प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक कारण ही जो है किसी भी क्षेत्र की धाराओं के जल के प्रवाह के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके बाद एक फ्लो चार्ट्स मैं यूज करता हूँ हमेशा। उस फ्लो चार्ट्स को यदि आपने अच्छे से याद कर लिया तो महासागरीय धाराओं के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आंसर आपका आराम से निकल जाता है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों का परिणाम या कई कारकों का सम्मिलित परिणाम। अब कौन कौन से कारक है उसके जो है तो सबसे पहला पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन या परिभ्रमण गति कहते हैं हम लोग। रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ। राइट। इसको आगे देखेंगे कि रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ के कारण से मुख्य रूप से एक धारा की जो उत्पत्ति होती है
वह है विस्वत रेखीय धारा। विस्वत रेखीय धारा की उत्पत्ति के लिए एक कारण इक्वेटोरियल करंट के लिए, जिसको हम लोग उत्तरी एवं दक्षिणी कहते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी विस्वत रेखीय धारा, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, की उत्पत्ति। इसके लिए मुख्य रूप से जो है एक कारण कौन सा जिम्मेदार होता है, रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ, तो आप लोग जानते होंगे। दूसरा फिर हम लोग लेते हैं अंतःसागरीय कारक, मतलब सागर के अंदर से संबंधित कारक, अंतःसागरीय कारक। अंतःसागरीय कारक, सबमैरिनल फैक्टर्स। अंतःसागरीय कारक का मतलब सागर के अंदर के कारक। सागर के अंदर का मतलब सागरीय जल से संबंधित विशेषताएं। यहाँ पर जो है, अब इसी को चेंज करना चाहेगा यूपीएससी क्वेश्चन देने के लिए, तो सागरीय जल से संबंधित जो उसकी भौतिक विशेषताएं हैं वह महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। इसके अंतर्गत जो है हम लोग महासागरीय जल का तापमान, टेम्परेचर ऑफ महासागरीय जल का टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर, सेकंड सैलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर, लवणता, और थर्ड आपका जो है महासागरीय जल का घनत्व, महासागरीय जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ ओशनिक वाटर। तो ये अंतःसागरीय कारकों में हम लोग इसको लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गए आपके अंतःसागरीय कारक। इसके अलावा तीसरा हम लोग लेते हैं बाह्य सागरीय कारक, एक्स्ट्रा आउटर मैरिनल फैक्टर्स, जिसको वायुमंडलीय कारक भी कह सकते हैं हम लोग, जो है वायुमंडलीय कारक भी कह सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिनल फैक्टर्स में क्या आएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वायुदाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, हवाएं आएंगी, खास करके प्रचलित हवाएं, प्रीवेलिंग विंड्स, भूमंडलीय हवाएं, ये आ जाएंगी आपकी जो है। इसके अलावा वर्षा की मात्रा, इसके अलावा आपका जो है बर्फ का पिघलना, हिम का पिघलना, इसके अलावा जो है आपका हिम का पिघलना। आइस मेल्टिंग आ जाएगा। और बाह्य कारक में जो है हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का भी कुछ रोल रहता है थोड़ा बहुत, तो इसको बाह्य सागरीय कारक में गुरुत्व बल को, लेकिन वायुमंडलीय कारक यदि वर्ड यूज करेंगे तो इसको गुरुत्व बल को अन्य कारक में डाल सकते हैं, ग्रेविटी फोर्स। अदर फैक्टर्स में गुरुत्व बल का भी कुछ योगदान रहता है। क्या रहता है देखेंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ओशनिक वाटर फ्लो। तो उसका हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो एक फ्लो चार्ट्स आपका दे देंगे। अब इस फ्लो चार्ट्स को यदि कम शब्दों में चूँकि हमें लिखना है, 10 शब्दों में लिखना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबका इंडिपेंडेंट रूप से डिस्कशन करेंगे तो वर्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे। सामने वाला जब इस फ्लो चार्ट्स को आप दे देंगे तो समझ जाएगा, आपको पूरे डायमेंशंस पता है, क्लियर है। तो आपको उसके बाद सिर्फ एक सभी को मिला करके धाराओं की उत्पत्ति एक दो एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से जितनी भी विषुवत रेखीय धाराएं हैं सभी महासागरों में,
विषुवत रेखा के निकट जितनी भी धाराएं चलती है, चाहे वह अटलांटिक महासागर में हो, चाहे प्रशांत महासागर में हो, एक वर्ल्ड मैप भी जो है देन एंड देयर बनाने की आदत होनी चाहिए आपको जो है। जितना फास्ट बना सकते हैं, जितना मैं बना रहा हूँ उतना बनने में तो टाइम लगेगा आप लोग को, बट तो मोटा मोटी आपका वर्ल्ड का मैप, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड ऑलमोस्ट। तो एक सिंपल सा वर्ल्ड मैप आप लोग का प्रैक्टिस होना चाहिए, विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट, इस तरीके से बनाने की आदत होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि सभी महासागरों में विषुवत रेखा के निकट आपका जो है विषुवत रेखा की धाराएं बहती है। उत्तरी विषुवत रेखा की धारा, जिसको हम लोग दक्षिणी विषुवत रेखा की धारा कहते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इन साउथ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। सभी महासागरों में बहती है, चाहे वह हिंद महासागर हो, चाहे पैसिफिक महासागर हो। पैसिफिक महासागर में इसका स्पष्ट प्रवाह देखा जाता है, पैसिफिक महासागर में इसका स्पष्ट प्रवाह देखा जाता है, एम राइट। तो ये इक्वेटोरियल करंट है। तो इसकी उत्पत्ति के लिए मुख्य कारक क्या जिम्मेदार है? रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेट करती है। तो इसके कारण से विषुवत रेखा के निकट का जो जल है वह क्या होता है, पूरी तरह से वेस्ट टू ईस्ट उसका साथ नहीं दे पाता है और स्लाइटली मूव करता है किधर की ओर, आपका जो है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। आई बात समझ में? जिससे जल का जो प्रवाह है विषुवत रेखा के निकट पूर्व से पश्चिम की ओर होने लगता है, जिसे ही हम लोग क्रमशः नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। लेकिन इस धारा की उत्पत्ति में केवल घूर्णन गति का ही योगदान नहीं है। यहाँ पर जो हवाएं बहती है, कौन सी हवाएं बहती है यहाँ पे? ट्रेड विंड्स। तो ये ट्रेड विंड्स भी इस तरीके से बहती है सभी महासागरों में। दीज आर द ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाएं। तो ये व्यापारिक हवाएं भी सामान्यतः इधर से इधर पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो ये हवाएं भी क्या करती है, आपका जो है महासागरीय जल को पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करती है, आपका जो है धकेलती है, पुश करती है। और इस तरीके से इन दोनों कारणों से मुख्य रूप से विषुवत रेखा के निकट का जल क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है, जिससे विषुवत रेखा की धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो एक एक्सप्लेनेशन ये हो गया। उसके बाद कुछ और एक्सप्लेनेशन आपको जो देने हैं, अंतरसागरीय कारक के अंतर्गत जो है इसमें आ जाएंगे हम लोग। अंतरसागरीय कारक के अंतर्गत महासागरीय जल का तापमान, लवणता और घनत्व जो है ये सभी जगह समान न हो करके इनमें क्या पाया जाता है, पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो किसी क्षेत्र में लवणता, तापमान और घनत्व तीनों के सम्मिलित प्रभाव से लवणता और तापमान जो घनत्व को प्रभावित करते हैं, तो इसके कारण से किसी क्षेत्र के महासागरीय जल का तल ऊपर हो जाता है और किसी क्षेत्र के महासागरीय जल का तल क्या हो जाता है, आपका जो है नीचे हो जाता है। जहाँ पे तापमान और लवणता ज़्यादा होगी वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब डायरेक्ट संबंध नहीं है। तापमान कम होगा, लवणता ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों में रिवर्सल है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल तापमान और लवणता के प्रभाव से किसी क्षेत्र में डेंसिटी ज़्यादा होगी और किसी क्षेत्र में डेंसिटी आपकी क्या होगी, आपकी जो है कम होगी। तो जिस क्षेत्र में डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ का जल क्या होगा, भारी होगा, नीचे बैठेगा, और इस तरीके से वह नीचे का जल इधर की ओर जाएगा, और जहाँ की डेंसिटी कम होगी जल हल्का होगा, ऊपर आएगा, और वहाँ का जल ऊपर की ओर उठेगा, और इस तरीके से जल में क्या होता है, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और महासागरीय धाराओं की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरीके से महासागरीय जल के तापमान, लवणता, घनत्व के कारण से महासागरीय जल के तल में अंतर उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप जिस क्षेत्र का जल का तल ऊपर होता है, कम क्षेत्र की ओर क्या होता है, आपका जो प्रवाहित होने लगता है। इस तरीके से एक पैराग्राफ इसका बन जाएगा आपका कम शब्दों में। और उसके बाद बाह्य सागरीय कारक में फिर से आपका बाह्य सागरीय कारक में इन सभी फैक्टर्स के कारण हवाओं का प्रभाव मैंने यहाँ पे बता दिया अभी,
एक एग्जाम्पल हवाओं के प्रभाव के कारण से, या हवाओं के प्रभाव के एग्जाम्पल और देना चाहेंगे तो पछुआ हवाओं के प्रभाव का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसी विषुवत की धाराएं जो है, गल्फ स्ट्रीम की धारा जो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम आपकी है, तो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है पछुआ हवाओं के प्रभाव में आती है, तो कई शाखाओं में इस तरीके से क्या हो जाती है आपकी जो है बढ़ जाती है। यहाँ पे इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। तो एक आध एग्जाम्पल वहाँ से भी लेकर के हम लोग दे सकते हैं कि ओवरऑल इन सभी कारणों से फिर से महासागरीय जल के तापमान, महासागरीय जल के तल में क्या होता है, अंतर उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप जो है धाराओं की उत्पत्ति होती है। हिम के पिघलने से मुख्य रूप से ध्रुवीय ठंडी धाराओं की उत्पत्ति होती है। हिम के पिघलने से जो है मुख्य रूप से देखेंगे तो जितनी भी ध्रुवीय ठंडी धारा है, यहाँ पे लेब्राडोर, इधर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, प्रशांत महासागर में जाएंगे तो आयोसीओ धारा, तो ये उत्तरी ध्रुव से जो धाराएं, ठंडी धाराएं विषुवत रेखा की ओर जो बहती है, उसके उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है आइस मेल्टिंग है, हिम का पिघलना है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर के आपको क्या करना है, वहाँ पे कम शब्दों में एक दो दे करके समझा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, 10 वर्ड्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम शब्दों में भी लिखना है। लेकिन आपको ये शो कर देना सामने वाले के सामने कि आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है, कम शब्द और टाइम की कमी के कारण से आपने कम शब्दों में कम चीज़ों को दिया हुआ है, ये शो ऑफ हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से पूरे मार्क्स आपको यहाँ पे 10 मार्क्स में आप आराम से 7-8 नंबर तक ला सकते हैं, यदि आपका क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, समझ अच्छी है, तो इस तरीके के साइंटिफिक टॉपिक्स में आप आराम से नंबर ला सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, इस तरीके से कई कारणों का क्या होता है, परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा।